गॉट इट। अब ऐसे में ए कॉमोडोर एएस बहल सर, क्या बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे? हम ये तो जरूर कह रहे हैं भाई मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट है 787 ड्रीमलाइनर, बहुत आरामदायक है, 25 से 30% इसमें ईंधन कम होता है, लेकिन बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे क्या जिन्हें इग्नोर किया गया? और डीजीसीए की तरफ से, जो हमारा एयर रेगुलेटर है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसकी तरफ से चिट्ठियां बहुत बार लिखी गई कि भाई ये तकनीकी खामियां हैं, सिक्योरिटी लैप्स है, तमाम चीजों के बाबत चिट्ठियां लिखी गई। रेड फ्लैग्स इग्नोर किए गए क्या? और उसका खामियाजा भुगता इन 264 लोगों ने। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, मेरे को आपने अपने चैनल पे बुलाया। और दूसरी चीज है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब से एयर इंडिया को प्राइवेटाइज किया गया, उससे पहले हम सब कहते थे हम एयर इंडिया में फ्लाई करेंगे और हमेशा बड़ी कंफर्टेबल फ्लाइट्स जाती थी। लेकिन आप देखिए कितने सारे इंसिडेंट्स एयर इंडिया के साथ हुए हैं पिछले कुछ सालों में जब से वो प्राइवेटाइज हुआ है। इसके बहुत सारे कारण हैं। इस सबसे पहला कारण जो है वो कल्चरल इशू का आता है, यानी कि आपके टॉप पे सीईओ जो है वो कैम्पबेल है, वो दूसरे देश के पश्चिमी देशों के हैं। अगर आप पश्चिमी देशों के लॉजिक को आप लगाते हैं हमारे भारत के अंदर तो शायद वो वर्क नहीं करेंगे। दूसरी चीज है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। इस जहाज का ही एक पहले वाली फ्लाइट का वीडियो जहां पे वो बताते हैं कि एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा, एंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा, सीट्स के अंदर प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं जो इश्यूज एयर इंडिया के साथ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो डीजीसीए इनका ऑडिट क्यों नहीं करता, ये मेरी समझ से बाहर है। और दूसरी चीज आती है कि जो मैनेजमेंट के इश्यूज रहे हैं इसके अंदर, अगर मैं कुछ एयर इंडिया के पायलट से बात कर रहा था, एक फ्लाइट में हम लोग जा रहे थे हैदराबाद, वो भी मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मेजर प्रॉब्लम्स है, इतने इश्यूज क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने सबने मुझे एक ही चीज, वो 4 पायलट थे और सबने मुझे एक ही चीज कही कि जो मिस मैनेजमेंट चल रही है। अभी देखिए आपके पास विस्तारा है, वो एक प्राइवेट एयरलाइन शुरू से थी, फिर आया एयर इंडिया जो कि एक गवर्नमेंट ओरिएंटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, और अब उनको मिश्रण किया गया और उसकी जो लीडरशिप है वो डिस्कनेक्टेड है इस मिश्रण के साथ। और वो लोग जो भी करना चाहते हैं, अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक फ्लाइट आ रही थी कनाडा से, तो वो वैंकूवर से, मेरी सिस्टर इन लॉ उसके अंदर थी आज से 10 दिन पहले, और जब वो जहाज की तरफ जा रहे थे तब उनको बताया गया कि ये जहाज दिल्ली नहीं जा रहा है, ये जहाज जा रहा है कैलकाटा, और उसके बाद दिल्ली आएगा। तो ये जो एक ऐसी शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स है और जो पायलट्स के ऊपर जो स्ट्रेन पड़ता है, और जो सारा सिस्टम एक इकोसिस्टम एयर इंडिया के अंदर बन गया है जिसमें प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी चीज है ड्रीमलाइनर को देखिए। सर एक सेकेंड, मैनेजीरियल चीजें जितनी भी है कि भाई एसी नहीं चल रहा है वेटिंग लाउंज में, या स्क्रीन्स काम नहीं कर रही है, रिमोट काम नहीं कर रहा है, यात्री पंखा जल रहा है, ये मैनेजीरियल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट से अलग करके भी देखी जानी चाहिए? क्या एक आकाश वत्स नाम के एक लड़के ने कल बाकायदा वीडियो जारी किया, तमाम टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू दिए कि स्क्रीन नहीं चल रही है, रिमोट नहीं चल रहा, पंखा झल रहे हैं लोग, ये बिल्कुल अलग चीजें हैं क्या सिक्योरिटी लैब से और सेफ्टी लैब से? देखिए ये मिस मैनेजमेंट दिखाती है और मेंटेनेंस के प्रैक्टिसेस की तरफ पॉइंट करती है, यानी कि जहां पे भी कोई इश्यूज मेंटेनेंस के आते हैं, क्या एयर इंडिया उन इश्यूज का ध्यान दे रही है? क्या छोटी छोटी अनसर्विसिबिलिटीज को वो सॉल्व कर रही है कि नहीं कर रही? क्योंकि एक कल्चर बन जाता है उसके बाद, और ये इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बाद कभी ना कभी एक मेजर एक्सीडेंट जरूर होता है। साथ में जो प्रश्न उठा रहे हैं लोग बोइंग के ऊपर भी, क्योंकि बोइंग का सेफ्टी कल्चर के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत क्लियरली कहती है कि कई दर्जनों उन्होंने ऑडिट फेल हो गया उनका, जो एफएए ने कराया था। साथ में अगर आप ये एयरक्राफ्ट को देखें, 11 साल पुराना ये जहाज है, और उस समय इसको बनाया गया था जो नॉर्थ चार्लस्टन वाला फैसिलिटी है बोइंग की। दूसरी है एवरेट अब 2020 से वापस नॉर्थ चार्लस्टन में चली गई है, तो अब एक ही जगह बन रहे हैं। लेकिन उस समय जो नॉर्थ चार्लस्टन के एयरक्राफ्ट थे उनमें बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। ये सर आप ये जो आप बोइंग तक इसको शिफ्ट करके ले गए हैं, क्या एक सबसे बड़ा चैलेंज है सुकेश